वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी बीईओ की डिवाइस सीरीज़ में और टॉपिक हम लोग जो बीईओ की डिवाइस सीरीज़ में पढ़ रहे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे याद है कि मैंने लास्ट क्लास में आपको संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र यानी भाग 1 कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद अब जो है हम इसका भाग दूसरा जो है उसकी बातचीत आज हम करेंगे, जिसको हम कहते हैं सिटीजनशिप यानी हिंदी में कहते हैं नागरिकता। तो नागरिकता की आज बातचीत की जाएगी। नागरिकता से संबंधित विषयों को आज हम पूरा का पूरा पढ़ के इस टॉपिक को आज के आज ही हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता ही है। और अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप बीईओ या पीसीएस देने जा रहे हैं तो प्रॉपर इस चैनल को आज ही फॉलो कर लीजिए। यहाँ से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एग्जाम के बारे में, और जो भी चीज़ें पेपर में पूछी जाएंगी वो आपको यहाँ पर आसानी से सारी की सारी कवर करवाई जाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो नागरिकता जो है भारतीय संविधान के भाग 2 में है, याद रखना। अगर हम आर्टिकल देखें कि किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक, क्योंकि 1 से लेकर 4 तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 1 से लेकर 4 तक आपको मिलती है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र भाग 1, और ये है भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, ठीक है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि नागरिकता में ये नागरिकता चीज़ क्या होती है, क्या होता है नागरिकता, पहले हम यही समझें। देखो, जब आप किसी एक भूभाग में निवास करते हो, किसी भूभाग में आप निवास करते हो, तो उस भूभाग में निवास करने के कारण उस भूभाग के कुछ विशेष शक्तियाँ, कुछ विशेष सुविधाएं आपको प्राप्त होती हैं। वो समस्त विशेष शक्तियाँ या विशेष सुविधाएं आपको नागरिकता के अंतर्गत ही दी जाती हैं। अगर हम नागरिकता की बात करें साथियों, तो मैं आपको बता दूं कि नागरिक किसी भी देश के अभिन्न अंग होते हैं, ठीक है। अगर हम डायसी के अनुसार देखें कि राज्य की परिभाषा में सबसे प्रमुख चीज़ें क्या क्या हैं, या अगर हम देखें राज्य के प्रमुख अंग क्या क्या हैं जिनसे किसी राज्य का निर्माण होता है, तो राज्य के प्रमुख अंगों में बेसिकली 3 चीज़ें शामिल होती हैं, ध्यान रखना। अगर आपको कोई राज्य बनाना है तो उसमें 3 चीज़ें आपको चाहिए होंगी। कौन कौन सी? सबसे पहले चाहिए होगी भूमि। ये राज्य के अभिन्न अंग है, इनके बिना राज्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती। तो पहली जो चीज़ चाहिए होगी वो होगी भूमि। दूसरी जो चीज़ चाहिए होगी वो चाहिए होंगे नागरिक। भाई भूमि नहीं होगी तो आप देश बनाओगे कहाँ, और नागरिक भी एक अभिन्न अंग है। भाई नागरिक नहीं होंगे तो उस भूमि पर रहेगा कौन। आप इमेजिन करिए, अगर भारत से सारे के सारे नागरिकों को समाप्त कर दिया जाए, सारे के सारे लोगों को जो यहाँ रह रहे हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाए, तो क्या भारत कहीं रहेगा? तो नागरिक भी एक अमूल्य संपत्ति है, भूमि भी अमूल्य संपत्ति है। और तीसरी जो चीज़ होती है इसमें वो होती है साथियों संप्रभुता, ध्यान रखना। तीसरी जो चीज़ है वो है संप्रभुता। तो राज्य की ये 3 चीज़ें होती हैं जिससे राज्य बनता है। संप्रभुता क्या है साथियों? संप्रभुता एक ऐसी शक्ति है जिससे कोई देश संचालित होता है, ठीक है, याद रखिएगा। संप्रभुता ऐसी शक्ति है जो अपने से ऊपर किसी को नहीं समझती, और देश का संचालन इसी विधि से ही होता है, याद रखना, ठीक। तो ये 3 चीज़ें हैं। अब इन 3 चीज़ों में हमने भूमि को देखा, नागरिकता को देखा और संप्रभुता को देखा। तो आज हम इनमें से जो नागरिकता है उसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। चलिए देखो जरा, नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं, सही बात है, और इनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर विदेशी तथा अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। जैसा कि मैंने बताया कि आप जब किसी विशेष भूभाग में रहते हो तो उस भूभाग में रहने के कारण आपको कुछ विशेष सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो नागरिकता के अंतर्गत आती हैं, वही यहाँ पर बताया गया है। अब जो विदेशी जो लोग हैं जो भारत के नहीं हैं, उनकी भी 2 श्रेणियां होती हैं। या तो वो विदेशी मित्र के नागरिक हो सकते हैं या फिर विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र वो होते हैं जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध है, तथा विदेशी शत्रु वो हैं जिनका भारत के साथ युद्ध चल रहा है। तो अगर आप किसी ऐसे देश के नागरिक हो जिसके संबंध भारत के साथ बढ़िया है, जैसे रशिया है, या फिर आप इजराइल के नागरिक हैं, तो फिर यहाँ पर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के नागरिक हैं, चाइना के नागरिक हैं, तो फिर आपको यहाँ दिक्कत इंडिया में थोड़ा बहुत हो सकती है, ठीक है। उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वे गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना।
तो नागरिक होने के नाते हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखो, भारतीय संविधान नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार तथा विशेष अधिकार प्रदान करता है और ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जैसे पहला देखिए, लिंग, मूल, वंश, जाति या जन्म के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, यानी आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता कोई। दूसरा, लोक नियोजन के अवसर में समानता, आपको सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान मिलेंगी। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल नंबर 19, आपको बोलने की आज़ादी है, कोई आपके बोलने की आज़ादी को समाप्त नहीं कर सकता, आप जो मन में आए बोलिए, बट मर्यादा में रहकर। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, बिल्कुल हमारे पास है, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, पंचायत के, जो भी चुनाव है आप खड़े हो सकते हैं। आप इसलिए खड़े हो सकते हैं क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। कोई पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर आकर लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता, ध्यान रखना। इसके अलावा सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, इन पर भी नियुक्त होने के लिए आपको भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है, ध्यान रखना। इन पदों पर केवल भारत के नागरिकों की ही नियुक्ति की जाती है, हमेशा और हमेशा, ठीक है। बाकी लोग इन पदों पर नियुक्त नहीं किए जाते हैं, हमेशा और हमेशा भारत के नागरिक ही इन पदों पर नियुक्त होंगे। तो आप भी जिस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, मान लो आप पीसीएस देने जा रहे हो या बीओ देने जा रहे हो, तो आपने उसका फॉर्म इसलिए भर पाया है पीसीएस का क्योंकि आप भारत के नागरिक हो। कोई पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर आकर पीसीएस का एग्जाम नहीं दे सकता, चाहे भले कितना होशियार हो। कोई अमेरिका का नागरिक यहाँ के परीक्षा नहीं दे सकता। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई। अब देखो, उपरोक्त अधिकारों के साथ नागरिकों को भारत के प्रति कुछ कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ता है। देखो ध्यान रखना, जब कभी भी आपको कुछ अधिकार दिए जाते हैं तो उनके साथ कुछ जिम्मेदारी भी आती है। स्पाइडरमैन मूवी का एक कोट है, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान रखना, जब आपको बहुत सारी शक्ति मिलती है तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। अब जैसे आपके घर वाले हो सकता है आपको जो है पढ़ने के लिए कहीं बाहर भेज रहे हो, आप दिल्ली में रह रहे हो या किसी शहर में कमरा लेके रह रहे हो, तो आपके घर वालों ने आप पे भरोसा किया है, तभी तो आपको यहाँ भेजा है। अब आप उनके भरोसे का गलत फ़ायदा उठाइए, आप यहाँ दारू पी लिए, सुट्टा पी लिए, मन में जो आ रहा है वो करिए रूम पर, है ना। तो फिर ये जिम्मेदारी आपको निभानी होगी और आपके ऊपर जिन लोगों ने भरोसा जताया है उनका भरोसा बनाए रखना आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो बस वही है, तो कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए कर भुगतान, अब कर भुगतान आपको करना पड़ेगा। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान बिल्कुल आपको करना पड़ेगा, और देश की रक्षा। तो ये सब जो है कुछ कर्तव्य भी हैं जिनका पालन आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है। भारत में नागरिक जन्म से या विदेश में जन्म लेने के पश्चात अगर भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली हो तो इस रूप से आप राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति जिसका जन्म विदेश में हुआ है लेकिन उसने भारत की नागरिकता ले ली है तो वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है ठीक है। यानी कोई विदेशी आदमी था, उसका जन्म हुआ पाकिस्तान में। अब जैसे इसका एग्जाम्पल ले लो, इसका एग्जाम्पल है अदनान सामी, ठीक है, आपने नाम जरूर सुना होगा। अदनान सामी का बहुत ही फेमस सिंगर है अदनान सामी। उनको एक गाना आया था, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। तो अदनान सामी एक सिंगर है, अदनान सामी पाकिस्तानी सिंगर थे। इन्होंने क्या किया, भारत की नागरिकता ले ली। तो अब चूंकि ये भारत के नागरिक हैं प्रॉपर, तो अब ये भारत में राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ सकते हैं। ये हमारे यहाँ छूट दी गई है लोगों को। लेकिन वहीं आप जैसे अमेरिका में देखो तो अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर कोई इंडियन व्यक्ति जो आज यहाँ रह रहा है और कल को अमेरिका में जाके अमेरिका की नागरिकता ले ले तो वह अमेरिका का नागरिक नहीं बन पाएगा, मतलब सॉरी, अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अमेरिका की नागरिकता तो है लेकिन वो जन्म से अमेरिका का नागरिक नहीं है। और अगर आप जन्म से अमेरिका के नागरिक नहीं है तो फिर आप अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। बात समझ में आ रही है? बट हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, हम लोग काफ़ी इस मामले में लिबरल हैं। संविधान नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता, यानी भारतीय संविधान में नागरिक क्या है इसकी कोई परिभाषा नहीं है, ठीक है। लेकिन नागरिकता के लिए पात्र व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का विवरण जो है दिया गया है। यानी प्रॉपर नागरिकता की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन हाँ संविधान ये जरूर बताता है कि आप किन किन तरीकों से भारत के नागरिक बन सकते हो, वो क्या क्या तरीके हैं जिसके माध्यम से आप भारत के नागरिक बन जाओगे, ठीक है। देखो, भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो आपको ध्यान रखना है, भारत में जो नागरिकता है वो एक प्रकार की होती है और ये नागरिकता जो है हमने कहाँ से ग्रहण की है, इंग्लैंड के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। दूसरा, आपको ये भी याद रखना है कि नागरिकता संघ सूची का विषय है, यानी नागरिकता संबंधी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार
केवल और केवल भारत सरकार के पास है। राज्य सरकारों को ये अधिकार नहीं है कि वह नागरिकता संबंधी विषयों पर किसी प्रकार के कानून का निर्माण कर सके। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, ओके। और ये जो पावर है कि नागरिकता संबंधी विषयों पर हमेशा और हमेशा केंद्र सरकार ही काम करेगी, ये इन्हें अनुच्छेद 11 के अंतर्गत प्रदान किया गया है, ठीक है, याद रखना। आगे देखें, नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताता है। किन किन तरीकों से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देखो, पहला है बाय बर्थ, यानी जन्म से। आपका जन्म अगर भारत भूभाग में हुआ है, अगर आप भारत भूभाग में पैदा हुए हैं, तो फिर आपको भारत का जन्मजात नागरिक माना जाएगा, ठीक है। हालांकि समय समय पर इसमें जो है संशोधन भी किए गए, क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी। जैसे मान लो अभी कोई विदेशी महिला जो प्रेग्नेंट है भारत में घूमने आती है, मान लो 4 महीने के टूर पे आई, और यहाँ पर जब वो घूम रही है, फिर रही है, तभी अचानक जो है उसके बच्चा हो जाता है। अब अगर कोई विदेशी महिला भारत में किसी बच्चे को जन्म दे देती है, तो फिर जो है वो जन्मजात भारत का नागरिक बन जाएगा, है ना। अब आप कहोगे इसमें दिक्कत क्या है, तो दिक्कत विदेशी महिला से नहीं है, लेकिन दिक्कत ऐसे पड़ोसियों से है जो हमारे यहाँ घुसपैठ करते हैं, जैसे बांग्लादेशी है या पाकिस्तानी है। ये लोग तो बड़ी अपनी औरतों को प्रेग्नेंट करेंगे और मस्त भारत में भेज देंगे, घुसपैठ करा देंगे, और जैसे ही उनके बच्चा पैदा होगा वो भारत का नागरिक हो जाएगा। अब आप उसे बाहर ही नहीं कर सकते। इसलिए बाद में जाकर के इसमें कुछ संशोधन भी किए गए। जैसे क्या संशोधन किए गए, तो संशोधन ये किए गए कि आपका बच्चा अगर भारत में पैदा हुआ है तो केवल भारत में पैदा होने से उसको नागरिकता नहीं मिल जाएगी। अगर आप उसे नागरिकता दिलवाना चाहते हैं तो भारत में जन्म लेने वाले बच्चे के माता पिता में से कोई एक या दोनों, या दादा दादी या नाना नानी में से कोई एक या दोनों भारत के नागरिक रहे हों, तो अगर ऐसा है तो फिर आपको नागरिकता मिलेगी, वरना केवल भारत में पैदा होने से नागरिकता प्राप्त नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक। दूसरा है वंश से। अगर आपके वंश में कोई भारतीय रहा है, मान लीजिए आपके दादा जो है एक समय में इंग्लैंड चले गए और वहाँ पर जाके उन्होंने इंग्लैंड की नागरिकता ले ली, आपका जन्म इंग्लैंड में हुआ लेकिन आप भारत के नागरिक बनना चाहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अप्लाई करिए, आपको भारत की नागरिकता वंश परंपरा द्वारा मिल जाएगी, क्योंकि आपके पूर्वज तो विदेशी है ना। फिर है पंजीकरण के माध्यम से, है ना भाई। पंजीकरण के माध्यम से आप बाई रजिस्ट्रेशन भी जो है नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और अगला है इसमें क्षेत्र समष्टि के आधार पर, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्षेत्र समष्टि का मतलब क्या है? क्षेत्र समष्टि का मतलब है कि अगर प्राकृतिक और क्षेत्र समष्टि का मतलब हुआ कि अगर कोई हिस्सा भारत अपने में मिला ले, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं गोवा की, तो गोवा 1960 से पहले तक पुर्तगाल का हिस्सा था। तो गोवा में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब कौन थे 1960 से पहले? पुर्तगाली थे, क्योंकि गोवा जब पुर्तगाल के अधीन था तो गोवा के सारे लोग भी पुर्तगाली हो गए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? लेकिन बाद में हमने क्या किया, गोवा को अपने में मिला लिया, और जब गोवा को हमने अपने में मिला लिया तो जैसे ही हमने गोवा को अपने में मिलाया तो गोवा के रहने वाले सभी लोग जो कल तक पुर्तगाली थे वो गोवा के भारत में शामिल होते ही भारत के नागरिक बन गए। अब जैसे इसका एक और एग्जांपल ले लो। अब जैसे आपने नाम सुना होगा पीओके, सुना ही होगा, बेसिक बात है। पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का वो हिस्सा है जो पाकिस्तान के पास है। तो आज के समय में पीओके के जितने भी लोग हैं वो सब कहाँ के नागरिक हैं? वो पाकिस्तान के नागरिक हैं। लेकिन कल को जब हम उसे पाकिस्तान से छीन लेंगे, और बिल्कुल छीन लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो कल को जब हम उसे पाकिस्तान से छीन लेंगे, उस समय पर जैसे ही हम वो हिस्सा पाकिस्तान से लेंगे अपना वापस, वैसे ही उस हिस्से में रहने वाले जितने भी लोग हैं जो कल तक पाकिस्तानी थे वो भारत में शामिल होते ही भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो इस तरीके से नागरिकता कहलाती है क्षेत्र समष्टि या फिर प्राकृतिक तरीके से नागरिकता लेना। आई बात समझ? अब चलो आगे देखो। अब नागरिकता नष्ट भी हो सकती है। देखो कैसे नष्ट हो सकती है। तो नागरिकता का अंत भी हो सकता है। पहले तो मैं आपको बता दूं, नागरिकता का अंत कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। आप कितना भी बड़ा क्राइम कर दीजिए, आप 2 लोगों को मार दीजिए, 4 लोगों को मार दीजिए, 10 लोगों को मार दीजिए, 100 लोगों को मार दीजिए, आपको अरेस्ट किया जाएगा, खूब मार पड़ेगी, आपके ऊपर डंडे तोड़े जाएंगे, अंत में आपको कोर्ट सजा देगा और सजा के अंतर्गत हो सकता है आपको फांसी दे दी जाए। इतना कुछ होने के बावजूद भी आप फांसी पे लटक रहे होंगे, आपकी गर्दन की हड्डी टूट रही होगी और आपकी जीभ बाहर निकल आएगी, आंखें बाहर निकल आएंगी,
उस स्थिति में भी जब आप मर रहे होंगे और आप मर जाएंगे फांसी पर जो है लटकते हुए, तो उस समय में भी आप भारत के नागरिक रहेंगे। ध्यान रखना, नागरिकता आपकी नहीं जाएगी। तो नागरिकता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सरकार तुरंत छीन लेती है। ये मतलब बहुत ही रेयर चीज़ है, बहुत ही असामान्य चीज़ है जब नागरिकता ली जाती है। ठीक है, अब कैसे कैसे ले सकते हैं, मतलब कैसे कैसे नागरिकता समाप्त हो सकती है वो देखो। पहला, आप खुद से ही छोड़ दो। अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं और अगर आप भारत से बाहर जाकर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, मान लो कोई भारतीय नागरिक था, वो चला गया अमेरिका में जाकर के उसने शादी कर ली अमेरिका की किसी महिला से। अब जैसे अमेरिका की महिला शादी करेगा उसे अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। तो जैसे वह अमेरिका की नागरिकता धारण करेगा वैसे ही उसकी भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि एक साथ आप दो देशों की नागरिकता नहीं ले सकते। दूसरा, बर्खास्तगी के द्वारा। ठीक है, यानी वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई। ठीक, अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हो तो भारत की नागरिकता गई। ठीक है, स्वैच्छिक त्याग का मतलब है कि आप खुद से छोड़ दो, कि साहब खुद से एप्लीकेशन दे दो, मुझे भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, वही हो जाएगा। और फिर है वंचित किए जाने पे, यानी आपको ऐसा कार्य कर दो जो संविधान संगत ना हो, जो देश के हित में ना हो, तो फिर ऐसी स्थिति में आपकी नागरिकता चली जाएगी। जैसे यदि आपने नागरिकता प्राप्त की हो फर्जी ढंग से, अभी जैसे ऊपर हमने देखा कि आप जो है पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता ले सकते हो। तो पंजीकरण में जब आपने अप्लाई किया तो उसमें जो कागज़ लगाए, मान लीजिए वो कागज़ फर्जी निकले, तो फिर ऐसे में आपकी नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी। दूसरा, यदि आपने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, आपने संविधान पर भरोसा न जताया हो, संविधान को जलाया हो या संविधान का अपमान किया हो खुले में। अब आप बंद कमरे में संविधान को कहीं जला लो, किसी कोने में भारत के झंडे को जला लो, तो कोई नहीं देख रहा, वो आप कर सकते हो अकेले में, कोई नहीं देख रहा हो। लेकिन पब्लिकली आप ऐसा नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना। पब्लिक में अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपको जेल में डाला जाएगा और हो सकता है आपकी नागरिकता भी चली जाए। तीसरा, युद्ध के दौरान आप जो है शत्रु की सहायता करें। युद्ध चल रहा है, मान लीजिए पाकिस्तान से हमारा युद्ध चल रहा है, और कुछ शांति दूत जो है सहायता कर दें पाकिस्तान की, उन्हें कुछ अड्डे वड्डे का पता बता दें, इस तरीके की कोई भी काम कर दें जिससे शत्रु की सहायता हो जाए, तो हो सकता है भारत सरकार आपकी नागरिकता समाप्त कर दे। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपने पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता ले ली है। ठीक है, और इस दौरान आपको कोई भी देश 2 साल की सजा दे दे, या देश में आपको ऐसा अपराध कर दो जिसमें आपको 2 साल की सजा हो जाए, तो भी नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। और अगला, अगर कोई भारतीय नागरिक जो भारत से बाहर रह रहा है, ठीक है, और लगातार 7 साल तक भारत सरकार के टच में नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो भी लोग भारत से बाहर रहते हैं उनका पूरा डेटा भारत के पास होता है, क्योंकि आप भले भारत को भूल जाएं, भारत आपको कभी नहीं भूलता, ध्यान रखना, वो हमेशा याद रखता है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी कभी संकट आता है, चाहे अफगानिस्तान में संकट आया हो, चाहे सूडान में संकट आया हो कहीं भी जब संकट आता है, गृह युद्ध की स्थिति होती है, तो हम वहाँ पहुँचते हैं और अपने नागरिकों को वहाँ से सुरक्षित निकालने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आप भले देश को भूल जाएं, देश को गरियाद है, लेकिन देश कभी भी आपको नहीं भूलता है, क्योंकि देश आपकी माँ है और माँ कभी भी अपने बच्चों को नहीं भूलती है, तो वो हमेशा याद रखता है। तो अगर आप कहीं विदेश में भी जाते हो तो प्रॉपर जो वहाँ पर हमारा एम्बेसडर ऑफिस होता है ना, वो उस देश में मौजूद भारतीयों के संपर्क में रहता है। ठीक, और हर 2 साल बाद जो है ये संपर्क जो है बनाया जाता है। और आप अगर लगातार 7 साल तक भारत सरकार के संपर्क में नहीं हो, विदेश मंत्रालय के संपर्क में नहीं हो, तो फिर जो विदेश मंत्रालय है, जो सरकार है, वो ये मान लेती है कि ये आदमी भारत के संपर्क में रहना चाहता ही नहीं है। और अगर आप भारत के संपर्क में रहना नहीं चाहते तो फिर आपकी नागरिकता भी समाप्त कर दी जाएगी। बात समझ रहे हैं? वही है। अब देखते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान संघीय है और इसने दोहरी राज्य पद्धति यानी केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियों को अपनाया है। ठीक है, मतलब कुछ शक्तियां केंद्र के पास हैं, कुछ शक्तियां राज्य के पास हैं, लेकिन इसमें नागरिकता केवल संघीय विषय है। यानी एक ही नागरिकता मिलेगी, और वो भी कहां की मिलेगी? केंद्र की मिलेगी। राज्य की नागरिकता का हम लोगों के पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है। है क्या आप लोगों के पास? आप उत्तर प्रदेश के नागरिक है, इसका कोई सर्टिफिकेट है? नहीं है, ना ही राज्य कोई ऐसा देता है। यहाँ राज्यों के लिए पृथक नागरिकता का प्रावधान नहीं है। अन्य संघीय राज्य जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, यहाँ पर दोहरी नागरिकता चलती है। यानी यहाँ के लोगों को 2 प्रकार के कार्ड मिलेंगे। एक कार्ड मिलेगा स्टेट का
जिस स्टेट में वो रह रहे हैं, और एक कार्ड मिलेगा सेंट्रल का, केंद्र सरकार का। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ चाहे वोटिंग कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे आपका राशन कार्ड हो, ये सीधे सीधे केंद्र से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, याद रखना डायरेक्टली। आगे देखो, संविधान अनुच्छेद 15 किसी नागरिक के खिलाफ मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाता है। इसका अभिप्राय यह है कि निवास के आधार पर राज्य किसी को विशेष सुविधाएं दे सकता है जो कि संविधान द्वारा दिए गए सीमाओं के अंतर्गत, जो कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की सीमा में आने वाला मामला ना हो। उदाहरण, राज्य अपने निवासियों के लिए शैक्षणिक छूट दे सकता है। अब ये राज्यों को अधिकार है कि अगर वो चाहें तो अपने नागरिकों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दे सकते हैं, या ऐसे भी नियम बना सकते हैं कि साहब हमारे यहाँ कोई वैकेंसी आई तो बाहर का नहीं भरेगा। जैसे एग्जाम्पल है इसका उत्तराखंड। अब उत्तराखंड वाले क्या करते हैं कि उत्तराखंड वाले जब भी कोई फॉर्म निकालते हैं, ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तराखंड पीसीएस में तो कोई भी दे सकता है, लेकिन जैसे आप बात करिए उत्तराखंड में ग्रुप सी और ग्रुप बी की या ग्रुप डी की जॉब, जो ग्रुप डी की नौकरियां हैं, तो उनमें आप फॉर्म ही डाल पाओगे। अभी जैसे उत्तराखंड में लेखपाल की वैकेंसी आए अगर, तो केवल उत्तराखंड के ही लोग उसमें फॉर्म डाल सकते हैं, उत्तर प्रदेश वाला कोई आदमी उसमें फॉर्म नहीं डाल पाएगा। लेकिन अब आप उत्तर प्रदेश में देखो तो उत्तर प्रदेश तो अपने आप को एक देश की तरह व्यवहार करता है, और देश की तरह व्यवहार करता है तो वो सबके लिए खुला है। उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी आ जाए तो दुनिया भर के लोग डाल सकते हैं, अंडमान निकोबार के लोग भी डाल सकते हैं। लेखपाल के पेपर में अंडमान निकोबार से लोगों ने फॉर्म डाला था, तो हम तो सबको इन्वाइट कर लेते हैं। हमारा दिल तो बहुत बड़ा है यार। मैं तो बस ये सोचता हूँ कि बाकी जो पड़ोसी देश हैं उनको कम मौका मिलेगा यार। जब सभी को शामिल करते हैं तो फिर उन्हीं को क्यों छोड़ रहे हैं। उनको भी बोल देंगे यार कोई दिक्कत नहीं, आओ बढ़िया पेपर दो और पाकिस्तान से अफगानिस्तान से आकर के यूपी में लेखपाल बनो। तो बस इसी की कमी है, बाकी तो सब कुछ बढ़िया है ही। तो एक राज्य जो है वो अपने यहाँ पर विदेशी, मतलब मैं कह रहा हूँ विदेशी, जो बाहरी राज्य के लोगों को नहीं आने दे रहा है, लेकिन एक राज्य जो है सबको आने दे रहा है। तो बस ये इनका अधिकार है, ये अपना अपना अधिकार है, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 11 घोषित करता है कि संसद के पास कानून बनाकर नागरिक के अधिकारों को विनियमित करने की शक्ति होगी। इस शक्ति का प्रयोग करके संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया, जो नागरिक के अधिग्रहण तथा अधिग्रहण और समाप्ति के प्रावधान देता है। यानी नागरिकता को देना किसको और समाप्त किसको करना है, ये सब अधिकार केंद्र का होगा, राज्य का नहीं। केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम की धारा 18 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके नागरिकता नियम 2009 और नागरिकता संशोधन नियम 2015 बनाया, ठीक है। हाँ, अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद ही नागरिकता के अधिग्रहण तथा समाप्ति के संबंध में प्रावधान कर सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि नागरिकता किसको देनी है किसको नहीं, किसका फैसला होगा, केंद्र सरकार का। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने वालों के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को 7 साल के लिए भारत में सामान्य रूप से निवास करना चाहिए। यानी अगर आप पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता लेना चाहते हो तो आपको लगातार 7 साल तक इंडिया में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी थोड़ा कुछ और है, इसको और देख लो, फिर टॉपिक खत्म करते हैं। अच्छा, ये ऊपर एक पॉइंट और रह गया। नागरिकता को संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया है। इस प्रकार यह संसद के अनन्य अधिकार में है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नागरिकता पर जितने भी कानून बनेंगे उन कानूनों को बनाने की जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की। राज्य का यह अधिकार नहीं है कि किसको नागरिकता देनी है किसको नहीं देनी। नागरिकता पर जो भी कानून बनेंगे वो सब भारत सरकार ही बनाएगी, राज्यों का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान, ठीक। नागरिकता के बारे में कुछ, यह केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो इसके प्रारंभ यानी 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बन गए थे, ठीक है। ना तो कोई स्थायी और ना ही विस्तृत प्रावधान। यह इसके प्रारंभ होने के बाद नागरिकता के अधिग्रहण तथा हानि की समस्या से निपटता नहीं है। मतलब ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको इतना ध्यान नहीं देनी है, कोई बात नहीं। अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया है वही आपको प्रॉपर याद रखना है, ठीक है। इतना ही है बस, ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं जो पेपर में आपसे पूछा जाए, ठीक। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। कोई भी डाउट हो या कोई भी आपका सवाल हो जो आपको ना समझ में आ रहा हो इस टॉपिक से, या कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो आपको दिक्कत दे रहा हो, तो आप आराम से कमेंट करिए, मैं उसका प्रॉपर आपको आंसर करूँगा। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।